अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खुश आमदीद आपको कहते हैं। हमारे पास वक्त जो है स्टूडियो की घड़ियों में 5:16 प्रोग्राम हम आपके लिए लेके आए हैं डायबिटिक्स इंस्टीट्यूट पाकिस्तान पे। भी आप ये प्रोग्राम हमारे फेसबुक पेज पे देखते हैं और अब ये सिलसिला हमने जो है विलिंग वेज का फेसबुक पेज जो है उस पर भी आप ये प्रोग्राम देख सकते हैं बैक वक्त। और प्रोग्राम जो है वो इंसुलिन के मुतालिक भी हम बात करेंगे और ईद के मुतालिक भी बात करेंगे और किस तरह से ईद के मौके पर आपने अपने खाने पीने को तवाज़ुन में रखना है, तनासुब में रखना है कि आपकी ब्लड शुगर या दीगर जो है आपकी कोई प्रॉब्लम्स ना हो। तो क्योंकि प्रोग्राम जो है ज़ियाबीतस के साथ कैसे जिएँ, डॉक्टर इम्तियाज़ हसन से पूछिए, ये प्रोग्राम का नाम है। तो हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं आज भी प्रोग्राम में डॉक्टर इम्तियाज़ हसन। और डॉक्टर साहब, हम आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। डॉक्टर इम्तियाज़ हसन का तारुफ़ एक दफ़ा फिर से आपको कराता चलूँ। डॉक्टर इम्तियाज़ हसन जो है कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट हैं और यहाँ पे डायबिटिक्स इंस्टीट्यूट पाकिस्तान में 71 जेल रोड लाहौर में जो है मेडिकल डायरेक्टर हैं। साथ में तशरीफ़ रखती हैं मिस इकरा तारिक जो कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। आपको भी खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले मेरा सवाल जो है डॉक्टर इम्तियाज़ हसन से ही होगा। डॉक्टर साहब, ईद जो है इंशाल्लाह पाकिस्तान में परसों जो है मुतवक्के है और मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ईद की बाबत डायबिटिक्स को ख़ास तौर पे और बाकी पब्लिक को अमूमी तौर पे आप क्या हिफ्ज़ मा तक़द्दम के तौर पे क्या एहतियाती तदाबीर सजेस्ट करेंगे? ईद उल फितर के बाद हमारा जो दूसरी चीज़ जिस ईद का इंतज़ार होता है वो ईद उल अज़हा है। ईद उल अज़हा का कुर्बानी का लाज़िम मज़मून है। तो हम ये कहते हैं कि जो कुर्बानी और ईद उल अज़हा लाज़िम मज़मून है जी। जब कुर्बानी का नाम लिया जाता है तो गोश्त का नाम भी साथ आता है, ज़हन में गोश्त का तस्वर आता है। और बहुत सारे हमारे जो डायबिटिक पेशेंट हैं, अगर वो डायबिटिक जिनको है वो लोग, और एक जो वो लोग जिनको डायबिटीज़ नहीं है, तो काफ़ी जो है वो दिल ललचाता है अच्छे अच्छे पकवान खाने को, अच्छे अच्छे इसकी डिशेस बनाने को जी। और हमारे मीडिया पे, प्रिंट मीडिया में, दूसरे मीडिया पे खाने की नित नई तरकीबें वो आती हैं। सोशल मीडिया में भी अब तो आने लगे, सोशल मीडिया पे भी आती और हैं। अब तो कई चैनल भी ऐसे हैं जिनमें कि वो रेसिपीज़ और पकवान के ये तरीका और वो तो वो द्रालें टपकने लग जाती हैं क्योंकि लोगों को काफ़ी अरसे बाद साल में शायद अच्छा खालिस गोश्त खाने को मिलेगा जी। तो लोग गोश्त के नाम पे ओवरडू कर जाते हैं, ओवरडू बहुत किया जाता है। देखिए इसमें जो सबसे बुनियादी चीज़ है, जब हम बात करते हैं कि डायबिटीज़, इसका नाम मतवाज़न, यानी अगर आप ब्रिटिश डायबिटिक एसोसिएशन का अगर आप लोगो देखें, उसमें उन्होंने एक ऐसा परिंदा बनाया है जो हवा के अंदर खड़ा हो सकता है। मामूली परिंदे तैरते हैं और चलते हैं, उसकी मूवमेंट होती है। वो परिंदा इस तरह अपने परों को इस तरह पड़पड़ाता है तो उसकी वो बैलेंस खड़ा हो सकता है, बिल्कुल स्टैटिक। तो उसका उन्होंने उनका जो पेशेंट के लिए जो मैगजीन है ब्रिटिश डायबिटिक एसोसिएशन का, उसका नाम भी बैलेंस है। इससे मेरे ख्याल से अच्छा नाम कोई नहीं दिया जा सकता। तो यही अगर इस लफ्ज़ को अगर हम अपनी ज़िंदगी का डायबिटिक पेशेंट स्पेशली ख़ास तौर पे महवर बना लें कि तवाज़न के साथ हर चीज़ को लिया जाए। एक्सरसाइज के अंदर तवाज़न हो, खुराक के अंदर तवाज़न हो, उनके जो बाकी मामलात के अंदर तवाज़न हो, तो ये सारी चीज़ें आपको एक अच्छी लाइफस्टाइल की तरफ लेके जाती हैं। तो ईद उल अज़हा में जब हम रेजिडेंसी करते थे अपनी मेडिसिन के अंदर, तो जब ईद उल अज़हा के अंदर इमरजेंसी का हम काम करते थे तो हमारे पास तकरीबन कोई 100-125 पेशेंट ऐसा आता था जो डायरिया के साथ, फूड पॉइजनिंग के साथ आते थे। ईद के दिन गोश्त खाया और उसके बाद और ओवर ईटिंग की या कुछ और ऐसी चीज़, इन्फेक्टिव गोश्त था वो लिया, उसके साथ फूड पॉइजनिंग हुई और वो ऐसे केसेस की भरमार होती थी जी। तो सिमिलर केस बाज़ औक़ात हमारे जो पेशेंट्स के साथ भी ऐसे होता है। डायबिटिक पेशेंट स्पेशली जब हम देखते हैं, उनके अंदर आमतौर पे उनका वज़न ज़्यादा होता, हमें इस चीज़ का इल्म है, और दूसरा उनके कोलेस्ट्रॉल डिस्टर्ब होते हैं और अक्सर के यूरिक एसिड भी लेवल हाई होते हैं। तो जब आपका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है तो हम हर वो चीज़, क्योंकि ये जो बकरे का गोश्त है या जो गाय का गोश्त है या ऊँट का गोश्त है, इसके अंदर एक फ़ैट का कंटेंट जो खासा होता है, और ख़ास तौर पे जो कुर्बानी के लिए
जो जानवर बनाए जाते हैं जिसको तैयार किया जाता है जी, उनके अंदर फैट फरबा होते हैं, ठीक, फैट कंटेंट ज़्यादा होता है। राइट। तो इसको खाने के बाद आपका जो निज़ाम हज़म के साथ साथ जो आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ने का भी हमें खतरा मंडराता रहता है। जी। दूसरी बात जो हमें जो आती है इसमें कि यूरिक एसिड। यूरिक एसिड ऐसा है जो हमें जो रेड मीट खास तौर पे खाने के बाद आपका यूरिक एसिड लेवल बढ़ जाता है। और बहुत दफ़ा देखा होगा बहुत सारे केसेस इमरजेंसी में रिपोर्ट होते हैं कि उनका यूरिक एसिड लेवल बढ़ गया और उनके जो अंगूठा है वो सूज गया, तो उसकी वजह से इस तरह के गाउट उसका प्रेसिपिटेट कर गया, गाउट ज़्यादा बढ़ गया, तकलीफ बढ़ गई। तो ये मामला हमें काफ़ी तेज़ी से मिलते हैं। तो अगर हम इसको ब्रॉडली क्लासीफाई करें, एक तो खाने पीने से जो निज़ाम हज़म के जो अफ़ाल मुतासर होते हैं, दूसरा आपका ब्लड प्रेशर, अगर नमक से वाली ज़्यादा डिशेज़ हैं, कुछ लोग नमकीन गोश्त पसंद करते हैं और उसके नमक और मिर्च मसाला होता है, उसके साथ उनका ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है, यूरिक एसिड लेवल हाई हो सकता है, कोलेस्ट्रॉल हाई हो सकता है। इनको बड़ी एहतियात के साथ, एतदाल के साथ अगर हम गोश्त का इस्तेमाल करें, आप गोश्त को एक तो जो है कि गोश्त को थोड़ा देर पड़े रहे, जब कुर्बानी के बाद फ़ौरन बाद ना लें, और उसके बाद थोड़ा सा जब उसको करके पहले दिन जो ईद का पहला दिन है उसके अंदर मिनिमल क्वांटिटी के अंदर आप गोश्त लें। अच्छा। यानी कि अगर गोश्त को किसी दाल के साथ या सब्जी के साथ या उसका शोरबा, ताकि एक दो बोटियों के आप गुजारा करें, अपना इतदाल से खाना है। दूसरे दिन अगर आप कोई बारबेक्यू एंजॉय करना चाहते हैं वो आप एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आप लिमिट्स के अंदर रह के इसको एंजॉय करें। अच्छा डॉक्टर साहब, एक सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहूँगी, जैसे अभी आपने कहा कि जो है इसके रेड मीट के अंदर जो है वो ज़्यादा होते हैं, फैट ज़्यादा होता है, तो जैसे अगर देखा जाए कैलोरीज का हमारे पास होता है कि अच्छा आप पर डे इतनी कैलोरीज ले सकते हैं, तो क्या फैट का भी कोई अंदाज़ा है कि आप कितनी फैट्स जो है वो ले सकते हैं या क्या इसमें? बड़ा अच्छा सवाल आपने किया था कि इसमें जो फैट है ना, फैट एक बहुत इसको हम कहते हैं कम्पैक्ट सोर्स ऑफ एनर्जी। यानी अगर फैट को अगर हम 1 ग्राम आटा लेते हैं या प्रोटीन लेते हैं तो 1 ग्राम से हमें 4 कैलोरीज मिलती है। अच्छा। लेकिन जो फैट है अगर 1 ग्राम ली जाती है उसमें 9 कैलोरीज मिलती है, यानी उस अनाज की उस प्रोटीन की निस्बत दुगनी से भी ज़्यादा, तो 9 कैलोरीज होती है। तो हमें जब भी किसी चीज़, तो फैट की जो मिकदार है हमारी खुराक के अंदर उसकी मिकदार को कम से कम रखा जाए। और ख़ास तौर पर अगर फैट इस्तेमाल करनी भी हो तो हम अनसैचुरेटेड फैट, यानी ऐसी फैट जो रूम टेम्परेचर पे जमे ना, उसका इस्तेमाल किया जाए। और उसमें से भी हम पॉली अनसैचुरेटेड फैट, उसको हम जिसमें 2 किस्म की जो तेल हैं, जैसे हम कहते हैं ना ऑयल इस्तेमाल करें, ऑयल में भी जो 2 किस्म का ऑयल है, एक कैनोला ऑयल जिसमें मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, दूसरा ऑलिव ऑयल, यानी ये जैतून का तेल और जो कैनोला ऑयल है ये बेहतरीन है क्योंकि दे आर रिच इन मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स और ये आपकी सेहत के लिए भी अच्छे हैं। जब कंपेयर करते हैं दूसरी जो एनिमल फैट के साथ, तो उसके अंदर क्योंकि कम्पैक्ट फैट होती है और जम जाती है, तो ये हमारी सेहत के लिए भी मुनासिब नहीं होता है। उसके अंदर सैचुरेटेड फैट ज़्यादा, तो उसके कंटेंट्स कम होना चाहिए। मतलब जैसे कहा जाता है ना कि घी की बजाय अगर आप ऑयल में बनी हुई चीज़ें खाएंगे तो वो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। बिल्कुल। तो अगर आप देखें कि अगर हम जब बहुत सारे पेशेंट से मैं बात भी करता हूँ, वो कहते हैं हम खाते कुछ नहीं, हमारा वजन बढ़ता जाता है। तो उसमें बेसिकली ये होता है, मैंने जब उनसे कहता हूँ कि जब आप खाना आपका बनता है तो खाने का एक प्रोसेस है जिसको कहता है हंडिया का भूनना। हंडिया का भूनना क्या होता है? वर्चुअली वी आर फ्राइंग एवरीथिंग, कि हम उसको फ्राई कर रहे होते हैं। हंडिया भून मसाले के अंदर और साथ ऑयल के अंदर या घी के अंदर व्हाटएवर। तो हम उसके अंदर जो फैट कंटेंट है उस खुराक का बिल्कुल उसके अंदर घुसा देते हैं फैट को, ताकि हम अगर बोटी भी खाएं, सब्जी भी खाएं, तो हमें फैट का ज़रूर उसका मिले टेस्ट। तो अब हमारा जो खाना है वो तकरीबन 1500 से लेकर 1800 2000 कैलोरीज का एक खाना, एक वक्त का खाना है, जो हमारे पूरे दिन की रिक्वायरमेंट होता है। तो हम एक वक्त में वो खाना इस्तेमाल कर रहे हैं। सही, तो इससे तो फिर हम कैलोरीज भी ज्यादा ले लेते हैं और फैट्स भी फिर ज्यादा हो जाती हैं। बिल्कुल, फैट बहुत ज्यादा हो जाती है। सबसे एक बुनियादी है कि हमें अपने खाने पकाने की जो आदतें खासतौर पर खवातीन को वो चेंज करनी चाहिए, लेकिन वो भी मजबूरी है। उसमें एक सोशल इशू भी आता है कि बहुत सारे जो मर्द हजरात हैं उनको वो खाना पसंद नहीं आता कि जब तक खाने के ऊपर एक खास तौर पे तरी की लेयर ना पूरी मौजूद हो। खाने को वो कहते हैं खाने का रूप निकला हुआ है और खाने का शक्ल सूरत अच्छी है तो उनको खाने को दिल भी करे। तो ये खैर एक सोशल इशू है और हम इसको हमें ग्रेजुअली विद एजुकेशन हम इसको कम करना चाहिए।
अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह आपने बताया कि ईद का मौका है और गोश्त का, ईद उल अज़हा है, गोश्त का जो है ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, इसमें कुछ थोड़ा सा आप हमें गाइड करेंगे कि बीफ जो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, गाय का गोश्त इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर कोई ऊँट का गोश्त इस्तेमाल करना चाहता है, मटन का गोश्त है, ये इनका कोई फ़र्क है, इनका कोई असर में फ़र्क है? जो बीफ का ना रिलेटिवली उसका रिच इन फैट है, वो उसकी बीफ के अंदर कंटेंट फैट का ज़्यादा होता है कंपेयर टू अगर हम बकरे का गोश्त, बकरे के गोश्त के अंदर रिलेटिवली जो फैट का कंटेंट कम है, लेकिन जब दुम्बे की बात करते हैं दुम्बे के अंदर फैट का कंटेंट ज़्यादा है। तो कुछ लोग दुम्बे का गोश्त इस्तेमाल करते हैं, बीफ का करते हैं, तो उनको बहुत केयरफुल होना चाहिए क्योंकि इन दोनों गोश्त के अंदर फैट की मिकदार ज़्यादा है। ठीक हो गया। और डॉक्टर साहब, आपने जहाँ पे ज़िक्र किया तो यूरिक एसिड का आपने काफ़ी डिटेल में हमें बताया, गाउट के मुतालिक बताया कि यूरिक एसिड बढ़ सकता है जब हम ये रेड मीट इस्तेमाल करते हैं, और रेड मीट में बीफ भी आ जाता है, मटन भी आ जाता है, ऊँट का गोश्त भी आ जाता है। दूसरी तरफ आप ये बताइएगा कि जो लिपिड प्रोफाइल आप कराते हैं, खून में चर्बी का जो तनासुब होता है, क्या जिन लोगों की डायबिटीज़ अनकंट्रोल्ड होती है, क्या उनकी खून में चर्बी का तनासुब भी बड़ा होता है, और अगर वो बड़ा हो, या कैसे वो देखें कि उनका कोई उससे डिस्टर्बेंस होती है, इसके मुतालिक थोड़ा बताइए। जो डायबिटिक पेशेंट अक्सर समझते हैं कि उनकी शुगर कंट्रोल हम कर लें तो सारी चीज़ें हैं, लेकिन जब हम बात करते हैं ये एक फैमिली है, डायबिटीज़ इटसेल्फ एक बीमारी नहीं है, एक पूरी फैमिली के साथ अटैच है, जिसको हम कहते हैं ग्रुप ऑफ डिजीज़ है, ग्रुप ऑफ कंडीशंस हैं जो इसके साथ है, जिसमें एक है कि आपका डायबिटीज़ तो है, साथ ब्लड प्रेशर भी है, साथ लिपिड भी डिस्टर्ब है। और लिपिड में जो हमें मिलता है सबसे ज़्यादा पाकिस्तानी पॉपुलेशन के अंदर, इनका कोलेस्ट्रॉल हाई होता है, ट्राइग्लिसराइड बहुत हाई होते हैं जो, और उसके बाद जो बुरा कोलेस्ट्रॉल है जिसको हम एलडीएल कोलेस्ट्रॉल कहते हैं वो भी हाई होता है, और एचडीएल कोलेस्ट्रॉल जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है वो कम होता है। तो ये एक आम पिक्चर है जो डायबिटिक पेशेंट के अंदर मिलती है। लेकिन अगर पेशेंट की डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं है तो ये सारे फिगर्स बहुत ज़्यादा आउट ऑफ प्रोपोर्शन हो जाते हैं, उनका यानी तनासब बेइंतहा बिगड़ जाता है। तो अल्टीमेटली इसीलिए कहा जाता है कि जो डायबिटीज़ इज इक्वल टू कॉरोनरी आर्टरी डिजीज़, यानी अगर डायबिटीज़ आप पेशेंट को है, अगर उसको हार्ट डिजीज़ नहीं है तो पेशेंट शुड बी टेकन एज अ केस ऑफ हार्ट डिजीज़। हालांकि उसको हार्ट डिजीज़ नहीं है, लेकिन उसको ट्रीट ऐसे किया जाए, इतनी संजीदगी के साथ उसका इलाज किया जाए कि जैसे वो हार्ट के पेशेंट का इलाज किया जाए। बेहतरीन बात। और डॉक्टर साहब ये भी बताइएगा, अभी आपने थोड़ी देर पहले ये बताया था कि फ्राई हम बहुत ज़्यादा करते हैं अपने खानों को, पकवान को, तो एक तरफ ग्रेवी बन रही होती है, एक तरफ भून रहे होते हैं, एक तरफ बारबेक्यू होता है, बारबेक्यू जो है उसके ऊपर भी ऑयल डाला जा रहा होता है ताकि अंदर रच बस जाए। तो फिर किस तरह से, बकरा ईद भी है, पकवान भी सारे जो हैं गोश्त के हैं, तो किस तरह से अपने आप को मैनेज किया जाए? आपने एक थोड़ा सा इंदिया दिया कि पहले दिन कम खाएं, बट एक ओवरव्यू दीजिए कि फिर क्या हिफाजती तदाबीर अपनाई जाए। अगर हम प्रॉपर तरीके से ग्रिल करें चीज़ों के अंदर, उसके अंदर उसको लेना काफ़ी मुनाफा, अगर उसको उसकी जो प्राइमरी उसके साथ है उसको लगा के, कुछ लोग फ्रिज में रख लेते हैं मसाला लगा के, जो वॉटेवर, तो उसको अगर प्योरली ग्रिल किया जाए ताकि, लेकिन उसके साथ चर्बी का अंसर या ऑयल का अंसर, जो कुछ लोग उसके अंदर ग्रिल करके उसके अंदर भी तेल ऊपर डाल रहे हो तो उसको पकाने के लिए, वो अगर ना करें, जो ग्रिल किया जाए तो उसमें काफ़ी बेहतर है उसको खाने में। लेकिन मैंने जैसे बात की कि हमें सब्जी के साथ और दाल के साथ जी उसको कॉम्बिनेशन के साथ दें, बजाय कि आप प्योर आप वो जो है कि भुना हुआ गोश्त हो और ऊपर से आप उस मिर्च मसाले की जो तनासब है वो भी ज़्यादा हो, वो हमारे लिए इतना अच्छा नहीं है। कुछ लोग आदतन डाइजेस्ट करते हैं, लेकिन अगर खा लेते हैं, लेकिन कोशिश करें ओवर ईटिंग ना करें, यानी इस पे जहाँ पे आप सेटिस्फेक्शन लेवल आपका आ जाए। और कुछ लोग सिर्फ गोश्त ही खा रहे होते हैं, साथ वो रोटी और उसका कोई जिक्र नहीं होता, वो सिर्फ गोश्त ही खा रहे होते हैं, तो वो भी मुनासिब बात नहीं है। रोटी लें, और रोटी भी के साथ अगर आप कुछ नान का लिया जाता है, नान एक है कि वो उसके अंदर आप उसका जो शुगर बढ़ाने की कैपेसिटी रोटी की निस्बत, जो होल व्हीट आटे की निस्बत वो ज़्यादा है, तो हमें एक बैलेंस तरीके से इसको खुराक को लेना चाहिए। कोशिश करें गोश्त को किसी दूसरी चीज़ों के साथ मिला के आप लें, वो ज़्यादा बेहतर है।
अच्छा, अगर हम ये जब बकरा ईद पे या बड़ी ईद पे, ईद कुर्बा पे ज़्यादा हम गोश्त खा लेते हैं तो उसमें मिसालों की वजह से कोई हार्ट बर्न वगैरह भी हो सकता है और कोई कॉन्स्टिपेशन की तरफ भी हम जा सकते हैं, और फिर फूड पॉइजनिंग की क्या वजह हो सकती है? जो डाइजेस्टिव सिस्टम के निज़ाम के जो प्रॉब्लम्स हैं, ज़रा इन पे दोबारा रोशनी डालिए। और एक और बात कि जब हम जो गोश्त आता है उसकी सफाई कसाब भी जल्दी में होते हैं, कसाई जो है उसकी सफाई भी नहीं करते, तो कैसे बैक्टीरिया हैं जो उसको ख़राब कर सकते हैं? और अगर वो रेफ्रिजरेशन में नहीं पड़ा रहा, बाहर पड़ा रहा है, ये ज़रा ओवरव्यू इन रिगार्ड्स टू ईद कुर्बा एंड डाइजेस्टिव सिस्टम, ये ज़रा बताइए। इसमें जो गोश्त के जो कुर्बानी से लेके आप गोश्त की पूरी तैयारी तक, इसके जो सारे मराहल देखा जाए, एक तो जब गोश्त की तैयारी की तो एक साफ़ सुथरी जगह पे आप उसको करें और उसको प्रॉपरली उसको स्टोर किया जाए। लेकिन होता ये है कि जैसे आजकल टेम्परेचर ज़्यादा है, हवस भी है, मक्खियों की बहुतात है और गर्मी है, तो कसाई बाज़ औक़ात ऐसी जगह पे होते हैं जहाँ गर्मी ज़्यादा होती है, तो गोश्त ज़िबा करते बाद थोड़ी देर अगर पड़ा रह जाए, आप इंतज़ार करते हैं उसके स्टोरेज के लिए या तकसीम के लिए, तो वो उसमें ख़राब होने का खदशा पैदा होना चाहिए, तो उसमें जो बैक्टीरिया है वो ग्रो करना शुरू कर देते हैं। तो इसका बहुत ख्याल रखने की ज़रूरत है। तो गोश्त को एक अच्छी साफ़ सुथरी जगह पे करके वहीं से उसको जो ट्रांसफ़र किया जाए या उसके पैकेट बनाए जाएँ बड़ी एहतियात के साथ, और ऐसी जगह पे आप है कि जहाँ कमरे के अंदर एयर कंडीशन हो या कम अज़ कम ऐसी हो जहाँ हवा की आमदोरफ्त हो और छाँव हो और गर्मी से ये बचा जाए। क्योंकि इस गोश्त खाते साथ फूड पॉइजनिंग की निशानी क्या होती है जी। अगर आपको खाना खाने के विदिन 12-24 आवर्स अगर निज़ाम हज़म ख़राब हो जाता है, वॉमिटिंग शुरू होते हैं, लूज मोशन शुरू हो जाते हैं, तो ये फूड पॉइजनिंग है। फूड पॉइजनिंग का मतलब ये है कि जो बैक्टीरिया हैं इस खुराक के अंदर वो ग्रो कर रहे थे काफ़ी अरसे से, तो उन्होंने अपने टॉक्सिन्स बना लिए थे, तो वो जो है उसकी वजह से ये जो हमें ये प्रॉब्लम आई, ये भी बड़ी कॉमन है ये आपको गोश्त की जो प्रेपरेशन। और बाज़ औक़ात जो प्रेपरेशन है कि वो तो खाना बना लिया, खाना भी क्योंकि वो जल्दी में कुछ होते हैं, कुछ चीज़ें गोश्त पूरी तरह गला भी नहीं होता, कच्चा भी नहीं होता, वो खाने की कोशिश की जाती है, उसको डाइजेस्ट करने की कोशिश की जाती है, उससे भी प्रॉब्लम आती है। जो सबसे बड़ी बात है कि गोश्त इटसेल्फ इसमें जो होता है कि ये आपके अंदर जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड और पेप्सिन जो एंजाइम है उसको डाइजेस्ट करते हैं, तो इसमें एसिड लेवल आपका इंक्रीज करता है। अगर हम मिर्च मसाले और घी की वजह से उसको इतना एनरिच कर देते हैं तो उसकी जो एसिड प्रोडक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। इसमें रिफ्लक्स होता है, यानी खाना आपने खाया उसके बाद मुंह के अंदर उसका एसिडिटी आपको फील करते हैं, हार्ट बर्न फील होता है, कुछ लोग जो है वो खुदा ना खास्ता वो समझते हैं शायद हार्ट डिजीज़ हो गई है, वो इमरजेंसी में पहुंचते हैं। तो ये चीज़ों को एतदाल से अगर लें, कम मिर्च मसाले के साथ लें, कम ऑयल के साथ इस्तेमाल करें, उसको अच्छी जगह पे प्रिपेयर करें, हाइजीनिकली उसको प्रिपेयर। अब थोड़ा एक अच्छा होता जा रहा है ट्रेंड, शायद अभी इतना ज़्यादा नहीं, आज देख रहा था कि कुछ लोग जो है वो कुर्बानी एक प्लेस पे करते हैं, वो आपको पैक करके आपके घर पे पहुँचा देते हैं, जिससे एक ज़ाहिर है कि न्यूसेंस और बाकी जो लोग उसकी आलाइशें वगैरह फेंक देते हैं डिस्पोजल पे, उससे भी निजात मिलती है। ये पाकिस्तान के अंदर थोड़ा सा भी कल्चर कम है, लोग बकरा खुद लाना ज़्यादा पसंद करते हैं, सेवा करवाना ठीक है, उसको भी वो भी बड़ी अच्छी आदत है। लेकिन मेरे ख्याल से शायद कुछ अरसे बाद लोग हैं कि अपना बकरा वो जाके देखा करेंगे, वो कंपनी वाले उसको ज़िबा करके पैक करके आपके सामने एक ख़ास जगह पे वो सारा स्लॉटर होगा, स्लॉटर हाउस जैसे दुनिया के अंदर होते हैं। मेरे ख्याल से ये शायद थोड़ा सा इसमें लगेगा। डॉक्टर साहब एक सवाल और मेरा कि जिसे कहा जाता है ना कि ईद वाले दिन हम अक्सर लोगों में देखते हैं कि अच्छा उन्होंने गोश्त खाया तो गोश्त को हजम करने के लिए वो कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल करते हैं। वो कहते हैं कि अच्छा मैंने जो है वो गोश्त खाया तो अब मैं जब तक कोल्ड ड्रिंक नहीं कोई जैसे पेप्सी या स्प्राइट नहीं पीऊंगा तो ये हजम कैसे होगा। तो अक्सर डायबिटिक पेशेंट्स भी ये काम कर रहे होते हैं, क्या ये ठीक है? ये बड़ा अच्छा पॉइंट है जो आपने उसको लेके आई कि लोग वाकई कुछ ऐसे ड्रिंक्स का इस्तेमाल करते हैं, खासतौर लेमन ड्रिंक्स का, फिजी ड्रिंक्स होते हैं वो इस्तेमाल करते हैं कि गोश्त को हजम करने के लिए। बड़ी कॉमन मिथ है कि वो हजम में मदद देगी, लेकिन इटसेल्फ उसके अपने प्रॉब्लम्स हैं। वो आपका शुगर लेवल डिस्टर्ब कर सकते हैं, आपका डाइजेस्टिव लेवल भी डिस्टर्ब कर सकते हैं। तो हमें कोशिश करें कि नेचुरल पानी का इस्तेमाल करें, फिजी ड्रिंक्स अवॉइड ही करें तो बेहतर, डेफिनेटली ये इफेक्ट करते हैं। डॉक्टर साहब, अगरचे हमने ज़्यादातर बातें जो हैं आज के प्रोग्राम में आपसे पूछ ली हैं और डिस्कस कर ली हैं,
मगर ये इनबॉक्स में हमें सवाल आया था डॉक्टर इम्तियाज़ हसन के लिए कि मेरे वालिद को 10 साल से ज़्यादा अरसा हो गया ज़ाबीतस है, 55 साल इनकी उम्र है, ब्लड प्रेशर इनका हाई रहता है, ईद की आमद है और वो बड़ी शौक़ से जो है बकरे ख़रीद के लाए हैं और बड़े शौक़ से डिशेस ऑर्डर करते हैं अपने घर में कि ये डिश बननी चाहिए और वो डिश बननी चाहिए। हमें गाइड करें कि इस ईद के मौके पर हम अपना ख्याल कैसे करें और ख़ास तौर पे वालिद साहब का ख्याल कैसे रखें, और क्या ये गोश्त के आइटम्स खाने से उनका ब्लड शुगर लेवल तो डिस्टर्ब नहीं होगा? देखिए, डायरेक्टली अगर इनडायरेक्टली देखा जाए तो ब्लड शुगर लेवल पे कोई खास असर नहीं पड़ेगा, लेकिन इनडायरेक्टली अगर देखा जाए तो ये हमें पूरा मेटाबॉलिज्म को डिस्टर्ब करते हैं। आपके जैसे ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं तो जाहिर है कि इसमें नमक का इस्तेमाल, जैसे हमने बात की, नमक मिर्च मसाले ज़्यादा हैं, कोलेस्ट्रॉल की मिकदार ज़्यादा है, तो ये सारी चीज़ें कुछ ना कुछ आपको प्रॉब्लम कर सकती हैं। और बहुत सारे पेशेंट जो हमारे हैं वो इसरार करते हैं कि हमें गोश्त खाने की इजाज़त दी जाए। तो हम जब बात करते हैं कि एतदाल से आप लें, तो शायद हमें कुछ मिसकम्युनिकेशन होती है, वो एतदाल का लफ्ज़ समझ नहीं पाते। बाज़ औक़ात तो कहते कि जी फिर मैं आपको कोई आधा पौना किलो तो खा सकता हूँ ना तो लेकिन जैसे बताया कि 2-4 नवाले बोटियाँ आप शोरबे में आप जैसे भी आप पसंद करते हैं उस तरीके से ले सकते हैं। लेकिन एक बात जो बड़ी पॉइंट ऑफ हम जो रह गया है, अक्सर जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनके रीनल फंक्शन ख़राब होती है, उनके गुर्दों के अफ़ाल ख़राब होते हैं, जिनका उनका क्रेटिनिन लेवल ज़्यादा होता है। तो जब क्रेटिनिन लेवल जिन लोगों का ज़्यादा है, बहुत सारे हमारे जो नाज़रीन उनको देख मिले होंगे, उनमें हम गोश्त को रिस्ट्रिक्ट करते हैं कि आप गोश्त का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि प्रोटीन इंटेक को रिस्ट्रिक्ट किया जाता है। तो जो प्रोटीन इंटेक, ये लोग जो हैं जो प्रोटीन का इंटेक इनका ज़्यादा होता है तो उनका क्रेटिनिन ख़राब हो सकता है, मज़ीद ख़राबी की तरफ जा सकता है। तो ये ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत, इनको एहतियात करने की ज़रूरत है। इसमें भी जनरल फार्मूला है कि आपका जो वज़न है, और फॉर एग्जाम्पल जिसका क्रेटिनिन ख़राब है, या किडनी के पेशेंट है, एक पेशेंट है जिसका 80 kg वेट है, तो हम उसके कहें आप 80 ग्राम प्रोटीन पर डे ले सकते हैं, 80 ग्राम प्रोटीन पर डे ले सकते हैं। यानी ये प्रोटीन की मिकदार हम तयन कर दी गई है कि इससे ज़्यादा प्रोटीन ना लें। हालांकि कुछ अभी रिसेंट स्टडीज़ आ रहे हैं, वो कहते हैं इसका कोई बराह रास्त ताल्लुक नहीं है रीनल फंक्शन के साथ, लेकिन हमको कन्वेंशनली अगर देखते हैं तो हमें कोशिश करनी चाहिए जो प्रोटीन इंटेक है उसको रिस्ट्रिक्ट किया जाए, ख़ास तौर पे वो अफराद जो शुगर की वजह से गुर्दों के अमराज में मुब्तला, उनको ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा एहतियात की। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे ईद के दिन जैसे ही कुर्बानी होती है तो कुर्बानी के फ़ौरन बाद जो सबसे पहली डिश बनती है कुछ घरों में वो कलेजी होती है, और मेरा ख्याल है कि इसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन होती है क्योंकि वो तो बड़ी भून के तो वो बड़े शौकीन होते हैं लोग, और मैंने अक्सर डायबिटिक पेशेंट्स भी देखे जो स्पेशल फरमाइश पे वो बनवाते हैं। अच्छा, बड़े अच्छे सवाल, प्रैक्टिकल सवाल लेके आई। इसमें ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा मैं तस्हीह कर दूं कि कलेजी वाकई बनाई जाती है और कुछ लोग बहुत पसंद करते हैं, लेकिन कलेजी के अंदर प्रोटीन इतनी शायद ज़्यादा नहीं जितना उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल रिच है। अच्छा, यानी कोलेस्ट्रॉल रिच है वो, ठीक है, तो जिसके अंदर कोलेस्ट्रॉल की मिकदार काफ़ी ज़्यादा है। तो हम एक तरफ से जब बात करते हैं कि आम गोश्त के अंदर है, लेकिन उससे कई गुना ज़्यादा, क्योंकि जो कोलेस्ट्रॉल बनता ही लिवर के अंदर है। तो ऐसे अफराद को जो कलेजी खाने से, जिन लोगों का कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा रहता है, हार्ट के पेशेंट हैं, वो अवॉइड करें। अभी हम इसको अभी जब भुना जाएगा तो उसके अंदर आप उसकी मिकदार तनासब कहीं और चिकनाई का तनासब ज़्यादा हो जाएगा, तो इसको डाइजेस्ट करना भी एक मसला पैदा कर सकता है। नाजरीन, जैसा कि डॉक्टर इम्तियाज़ हसन हमें बता रहे हैं मुख्तलिफ़ सवालात, मिस इकरा तारिक ने वाकई बहुत 2 सवाल जो पिछले पूछे जिसमें फ़िज़ी ड्रिंक्स की बात कर रहे थे, और ये हम बड़े शौक़ से कोला ड्रिंक्स और लेमन जिनमें होता है वो पीते हैं और उसकी वजह से शुगर और भी बढ़ जाती है। और फिर ये कलेजी वाली बात जो है, तो अपने आप को दिल और कलेजा दोनों को थाम के बैठें कि खुदा न खास्ता डिस्टर्बेंस ना हो जाए। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से पलट के आते हैं तो फिर डॉक्टर इम्तियाज़ हसन से कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट हमारे साथ हैं। ईद के हवाले से अभी तक हम बात कर रहे थे, मगर अभी हम थोड़ी सी और भी मज़ीद बात करेंगे। एक और केस स्टडी है, हमारे साथ रहें। विल बी राइट बैक। वहम और वसवसों का
इंसान के साथ बहुत चोली दामन का साथ रहा है और अज़ल से इंसान इसमें गिरफ्तार होता रहता है। और एक सईंग भी थी बहुत पहले जो कि ये थी कि वहम का इलाज तो लुकमान हकीम के पास भी नहीं। अब मुझे नहीं पता लुकमान हकीम कौन थे और कहाँ थे, लेकिन मुझे ये पता है कि आज की दुनिया में जो सेल्फ डायरेक्टेड बिहेवियर थेरेपी है या कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, उसके ज़रिए OCD या वहम और वसवसों के साथ बड़ी कामयाबी से आप निपट सकते हैं और अपनी ज़िंदगी की तामीर नौ कर सकते हैं। अगरचे ये बहुत कोई मुख्तसर काम नहीं या ऐसा नहीं है कि आप कुछ दवा लें कुछ दिन के लिए तो फिर आप बिल्कुल ठीक ठाक हो जाएं। अगरचे दवाएं मदद करती हैं वक्ती तौर पर और वहम और वसवसों से होने वाली अजियत को कम करती हैं, लेकिन ये दवाएं क्योरेटिव नहीं होती। क्योरेटिव सेल्फ डायरेक्टेड बिहेवियर थेरेपी है जो कि 5 स्टेप्स का एक फार्मूला है, जिसे हम पहले 4 स्टेप्स हमने डिज़ाइन किए थे, लेकिन अब एक एक्स्ट्रा स्टेप पॉलिशिंग स्टेप है जिसे तामीर नौ का स्टेप कहते हैं, वो भी साथ शामिल किया है ताकि ये गारंटेड हो जाए कि OCD या वहम और वसवसों का दोबारा आपकी ज़िंदगी पे गलबा ना। कहने को थोड़ी सी टेक्निकल सी बात है कि वर्किंग मेमोरी क्यों हम बता रहे हैं, पर आप देखें कि बच्चों के प्रॉब्लम्स में सबसे हाईलाइटेड प्रॉब्लम आजकल ये आ रहा है कि ये पढ़ता नहीं है। तो हो सकता है कि आपके बच्चे में ये एग्जीक्यूटिव स्किल्स जिसको वर्किंग मेमोरी कह रहे हैं ये एज अ वीकनेस एग्जिस्ट कर रही हो और आप उसको इमोशनल और बिहेवियरल लेवल पर ले रहे हो, यानी आप बच्चों को ये समझ रहे हो कि ये जानबूझकर ऐसा कर रहा है। हो सकता है कि एक्चुअली में रिकॉल करने की उनकी कैपेसिटी ना हो, एक्चुअली में ये जो स्किल है जिसको हम वर्किंग मेमोरी कह रहे हैं ये हो उनके अंदर एज अ वीकनेस एग्जिस्ट कर रही है। जो हमने शॉपिंग वाली बात की तो इसमें ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ कोई कैलकुलेशंस की हद तक मामला है, ये मामला उससे भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। यानी कि पुराने तजर्बात को वहाँ जाना, पुरानी सिचुएशन में अपनी गलती पहचान सकना और फिर उससे सीखना और अभी मौजूदा हालात में क्या करना है, ये सब वर्किंग मेमोरी की मदद से हो रहा है। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, Murray, across the nation, this is Willing Ways Pakistan. नाज़रीन, प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर से खुशामदीद आपको कहते हैं। प्रोग्राम जो है ज़ियाबीतस के साथ कैसे जिएं। अब जहाँ पे हम अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं तो मुख्तलिफ ईद के त्यौहार भी आ रहे हैं, मुख्तलिफ मौके भी आ रहे हैं और यहाँ पर डायबिटिक्स इंस्टीट्यूट पाकिस्तान में फ़ेसबुक पेज पे हमने आपके लिए सिलसिला शुरू कर रखा है डॉक्टर मोहम्मद इम्तियाज़ हसन के साथ। हम इनसे मुख्तलिफ मौक़ों पे, जैसे रमज़ान आया तो हमने डॉक्टर साहब से पूछा कि डायबिटिक रोज़े कैसे रखें। तो अगर अभी भी आप डायबिटिक्स इंस्टीट्यूट पाकिस्तान के पेज पे जाएं और पीछे जो वीडियोज़ हैं उनमें आप जाना चाहें तो रमज़ान के मुतालिक हमारे मुख्तलिफ प्रोग्राम्स आपको मिलेंगे कि रमज़ान में आप रोज़े कैसे रख सकते हैं। फिर ईद उल फित्र आई जिसको मीठी ईद कहते हैं, तो उस पे कैसे आप अपना डायबिटीज़ को भी कंट्रोल में रखें और साथ में ईद को भी इंजॉय करें। और फिर उसके बाद जो है हमने अभी हज बैतुल्लाह के मौके पर डॉक्टर इम्तियाज़ के साथ एक पूरा प्रोग्राम किया कि जो आज़मीन हज हैं वो वहाँ पे जाके कैसे अपनी डायबिटीज़ को भी कंट्रोल रखें और रोज़े भी रखें। अब हम आज अभी तक बात कर रहे थे कि बड़ी ईद, बकरा ईद, ईद कुर्बां, ईद उल अज़हा, इस पे हम कैसे अपनी डायबिटीज़ को भी कंट्रोल में रख सकते हैं और इसको सादत को हासिल भी कर सकते हैं। तो ये आप प्रोग्राम देख सकते हैं, दूसरों को सजेस्ट कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं आप, और हमें अपनी फीडबैक जो इनबॉक्स में भी दे सकते हैं। मगर फ़िलहाल डॉक्टर इम्तियाज़, एक सवाल ज़रा सा हट के है, वो एक केस स्टडी है, मैं आपसे उसके मुतालिक पूछना चाहूँगा। ये एक 28 साल की ख़ातून है, वो कहती हैं कि जब मैं खाना खा लेती हूँ तो मुझे एकदम मेरी शुगर लो हो जाती है, हत्ता कि उन्होंने कहा है कि मेरे ब्लड शुगर लेवल 40 से 50 मिलीग्राम पर डेसीलीटर की रेंज पे चले जाते हैं
खाना खाने के 2 घंटे बाद या खाना खाने के फ़ौरन बाद। और इनकी जो फास्टिंग ब्लड शुगर है वो 70 और 90 के दरमियान रहती है। इन्होंने OGTT कोई टेस्ट है जो वो कराया तो 46 मिलीग्राम पर डेसीलीटर आई इनकी शुगर 4 घंटे बाद। OGTT के बाद 46 इनकी आई और HbA1c इनका रेज्ड है, HbA1c रेज हो गया है, OGTT लो आई है। इनकी खाने के बाद जो है शुगर लो हो जाती है और निहारमू जो है वो ठीक है इनकी शुगर। और कुछ समझ नहीं आ रही इनको कि क्या मसला है। बाकी जो हार्मोन लेवल्स हैं इन्होंने वो भी अपने चेक करा लिए हैं इसी चक्कर में और वो भी ठीक आए हैं। इनको कोई अलामात ना ज़्यादा प्यास लगती है, ना ज़्यादा पानी पीने को जी चाहता है, ना ज़्यादा पेशाब आता है, ना ज़्यादा भूख लगती है और फैमिली हिस्ट्री भी शुगर की नहीं है। कोई ख़ास ऐसे इनको समझ नहीं आ रही कि ये क्या करें। आप बताइए कि मामला क्या है। ये डायबिटिक तो नहीं है? HbA1c रेज्ड है, लेकिन उसका ये पता नहीं कितना रेज है, ये नहीं बताया। अच्छा, मेरा ख्याल है कि नॉर्मली हो सकता है बॉर्डरलाइन डायबिटिक हो या उनका देखना पड़ेगा क्योंकि ये ट्रीटमेंट नहीं ले रहे। ये उन लोगों के लिए साथ प्रॉब्लम होता है आमतौर पे, जिसको हम अपनी ज़ुबान में रिएक्टिव हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। ये क्या चीज़ है? अच्छा, इसमें होता ये है कि जब हम आपको फिजियोलॉजी थोड़ी सी मैं एक्सप्लेन कर दूँ कि जब हम खाना खाते हैं तो हमारे मैदे से होकर स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर के पहले पोर्शन में जब खाना पहुंचता है तो इंसुलिन को एक स्टिमुलस मिलता है कि हमारा बीटा सेल जो इंसुलिन बनाने वाली नन्ही नन्ही सी फैक्ट्रियाँ हैं कि वो इंसुलिन प्रोड्यूस करें क्योंकि खुराक पहुंच गई है जी और ग्लूकोज लेवल राइज कर रहा है तो हम उसको ठीक किया जाए। तो इंसुलिन लेवल जो खाना इंटेस्टाइन के अंदर पास ऑन करता जाता है जी, जो उतनी ही इंसुलिन जितना खाने की मिकदार होती है उसके मुताबिक वो चलती रहती है, एक बड़ा परफेक्ट बैलेंस के साथ चल रहा था। यानी आपकी शुगर ना बढ़ती है जी, ना कम होती है, एक नॉर्मल लेवल के अंदर ही रहते हुए वो आप उस अपने मंजिल मकसूद तक। ओके। अच्छा, कुछ लोग ख़ास तौर पे वो लोग जो यंग एंग्शियस पर्सनैलिटी के लोग, अच्छा, जिनकी जो तबीयत में एक बेचैनी का रुझान पाया जाता है। एक पेशेंट है, वो मैंने भी पिछले दिनों से हुआ कि वो अपने BDS की स्टूडेंट है और वो तैयारी कर रही है प्रोफेशनल एग्जामिनेशन। ये भी डॉक्टर सहर रियाज डॉक्टर हैं, ये जिनका मैंने आपसे केस डिस्कस किया। अच्छा, तो ये लोग जिनके प्रोफेशनल्स नज़दीक आते हैं और वो लोग जिन पे कोई ना कोई थोड़ा सा ज़हनी दबाव, रिएक्टिव, जिनका वो छोटी चीज़ को ज़्यादा रिएक्शन करते हैं, एंग्जाइटी प्रोन है या एंग्शियस पर्सनैलिटी है, उसकी जो कैटेगरी है वो आप मेरे से बेहतर जानते हैं। इन लोगों के अंदर होता ये है कि ये जो एंग्जाइटी है डायरेक्टली इफेक्ट करती है इनके इंटेस्टाइन सिस्टम को। जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइन सिस्टम है उसकी जो मूवमेंट है वो रैपिड हो जाती, इरेटिक हो जाती, यानी वो उतनी नहीं नॉर्मल या स्लो नहीं रहती जितनी होनी चाहिए। तो जब ये लोग खाना खाते हैं तो इनके खाने के साथ जो ग्लूकोज खाना खाते हैं, जब इनका खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता है तो इंसुलिन को सिक्रीशन का सिग्नल मिलता है, इंसुलिन सिक्रीशन हो जाती है। लेकिन इंटेस्टाइन मोटिलिटी ऐसी होती है जैसे एक फास्ट ट्रेन एक छोटे स्टेशन से गुजर जाए और तेज़ी से आप वो रुके भी ना उस जगह पे। तो इसी तरह उनका जो खाना वो तेज़ी से ट्रांजिट टाइम कम हो जाता है। तो वो तो पूरा ग्लूकोज उसमें से उठाया ही नहीं जाता होगा, अंदर ही नहीं आता होगा और उतना यानी स्टिमुलस दे जाते, स्टिमुलस पूरा मिल गया इंसुलिन मिलने का। लेकिन वो जो हमें इंसुलिन और ग्लूकोज तनासुब मैच था, तनासुब वो ना मिला क्योंकि जो इंटेस्टाइन की मूवमेंट है बहुत रैपिड तेजी से निकल गई, तो बाकी जो रह जाता है वो सिर्फ इंसुलिन रह जाती है। इसका मतलब कि इंसुलिन को इम्पल्स मिली रिलीज होने की, मगर जिस चीज़ पे उसने खाने पे एक्ट करना था और खाने से ग्लूकोज अंतड़ियों से अंदर आना था वो आगे निकल गया और इंसुलिन पूरी आ गई, इंसुलिन ज़्यादा पड़ गई, खाना और ग्लूकोज कम पड़ गया। जी, तो ये है इनके इस वजह इसके जो शुगर लेवल की कम होने की जो वजह, बुनियादी वजह, इसके अंडरलाइन जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ। अच्छा, अब इसमें निशानी क्या है कि इसमें आमतौर पर जो ऐसे पेशेंट होते हैं जिसमें लगता है उनके खास कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कि कोई टेंशन का शिकार होते हैं, कुछ उनको स्ट्रेस होता है, इस वजह से प्रॉब्लम है। दूसरा कि उनका मतलब खाना खाने के बाद शुगर नीचे की तरफ, अगर ये खुदा ना खास्ता किसी
ट्यूमर की वजह से हो, जो पैंक्रियाटिक ट्यूमर की वजह से आमतौर पर फास्टिंग हाइपोग्लाइसीमिया होती है, यानी सुबह उठते ही आपको शुगर होती है, इनमें फास्टिंग इनकी नॉर्मल है। जी जी, इन्होंने बाकी हार्मोन्स भी चेक कराए, वो भी नॉर्मल है। तो इसका मतलब है ये, अगर हम डिटेल में इनको करें तो उसमें हमें जो मिलेगा कि इनकी एंजाइटी हुई है, किसी वजह से स्ट्रेस में है ये। लेकिन इसमें जो सबसे ज़्यादा जो चीज़ ज़रूरी है वो हम कहते हैं रीएश्योरेंस। इसमें इकरा का जो रोल है वो काफ़ी बढ़ जाता है। उसके इनको साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत है, उसकी काउंसलिंग की ज़रूरत है, ताकि उस एंजाइटी से कैसे निपटा जाए। अगर मेडिकल ट्रीटमेंट है तो उसको प्रॉपर साइकियाट्रिस्ट से भी मशवरा लेना चाहिए। लेकिन बात हमने ये देखा कि एंजाइटी की और आप जो अद्वियात दी जाती है उससे काफ़ी अच्छा इफेक्ट आता है। लेकिन इसका एक और साइंटिफिक ट्रीटमेंट भी है। अच्छा, वो ये होता है कि हम जो आपका जो स्टिमुलस नहीं देने देते, आपका जो खाना है उसको वो ग्लूकोज को स्टिमुलेट, जो ग्लूकोज है उसको स्टिमुलेट में रहने देते हैं, उसको अंदर जाने नहीं देते, ताकि इंसुलिन का स्टिमुलस ना मिले। ऐसी गोली जैसे ये कार्बोस है, जैसे हम जैसे ग्लूकोबे के नाम से कहते हैं, लेकिन ये दवाई बगैर डॉक्टर के मशवरे से न करें। अच्छा। तो वो हम लो डोज में देते हैं ताकि ग्लूकोज वो इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब ना हो और वो स्टिमुलस ना मिले पैंक्रियास को इंसुलिन बनाने, ज्यादा इंसुलिन बनाने, आपका जो ग्लूकोज है शुगर एकदम ड्रॉप ना कर दे, तो इंटेस्टाइन के थ्रू आप वो इंटेस्टाइन के अंदर ही ग्लूकोज रहे, एब्जॉर्प्शन ना हो। तो ये एक ट्रीटमेंट मोडेलिटी है जो हम आमतौर पे कुछ एडवांस केसेस के अंदर हम ये दी जाती है। तो डॉक्टर साहब, आपकी बातों से तो मुझे ऐसा भी लग रहा है कि इस किस्म के जो पेशेंट हैं इनको ये भी ख्याल करना चाहिए कि ज़्यादा तेज़ी से जो मीठे यानी चीनी और चीनी से बनी अशिया या मैदे वाली चीज़ें जो हैं वो स्टिमुलस ज़्यादा देंगे और तेज़ी से इंसुलिन निकलेगी, अगर ये वो अवॉइड करें। ये बहुत अच्छा होता ये है कि ये लोग जो ऐसे करते हैं कि मीठे की तरफ इनको क्रेविंग होती है, जब शुगर लो होता है ना तो मीठे की तरफ करते हैं, मीठी चीज़ें, उससे तो और सत्यानाश और ज़्यादा वो होता है। इसमें और ये एक और ये होता है कि इनका वेट बढ़ जाता है, वो और टेंशन में होते हैं, वेट बढ़ता है, फिर और प्रॉब्लम्स के साथ एसोसिएटेड होते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। बात हम जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, इस पर हम इख्तलाफ भी किया जा सकता है। अगर आप देखें कि बाल लोग प्री डायबिटिक के अंदर ये प्रॉब्लम है, जिनको डायबिटीज़ होने का, जैसे इन्होंने कहा कि HbA1c इनका थोड़ा सा रेज्ड है। हाँ, तो इसमें हो सकता प्री डायबिटिक के अंदर भी ये प्रॉब्लम हमें देखने को मिलता है। यानी इंसुलिन की सिक्रीशंस में कोई गड़बड़ आने लग गई। लोग समझते हैं कि मेरी शुगर तो लो हो जाती है खाना खाने के बाद, मुझे शुगर कहाँ से होती है? तो बाज़ औक़ात तो ये शुगर होने का पेशखैमा भी होती है, यानी लेटर ऑन इनको लोगों को फॉलो कर रखा जाए तो डायबिटीज़ होने का खतरा बढ़ा हुआ होता है, इनमें लोग सिर्फ डायबिटिक हो जाते हैं। डॉक्टर, मेरा एक सवाल है कि जैसे बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि मेरी शुगर जब मैं ग्लूकोमीटर पे चेक करती हूँ तो उस पर वो सही रीडिंग नहीं आती, जैसे कि मुझे सिम्टम्स हाइपोग्लाइसीमिया के हैं, लेकिन जब मैंने शुगर चेक की तो वो बिल्कुल ठीक मेरी उसके ऊपर शुगर आ रही है। अच्छा, अब उसमें मुझे ये लगता है कि जैसे ग्लूकोमीटर ठीक नहीं है क्योंकि दूसरे से चेक किया रीडिंग सेम है, लेकिन फिर भी मुझे लग रहा है शायद ग्लूकोमीटर में कोई ख़राबी है, लेकिन सिम्टम्स जो है वो हाइपोग्लाइसीमिया के हैं। क्या इसमें क्या थोड़ा सा अगर आप बताना चाहेंगे, क्या मशीन ख़राब है या हमारे अंदर कुछ खराबी चल रही है या किस तरह से है? आपको क्या सिम्टम्स आते हैं, जैसे ठंडे पसीने, कोई दिल तेज तेज धड़कना, दिल डूबना, चक्कर आना, खो पड़ना, कपकपी, धुंधला नजर आना, ऐसे? बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही इलामात, लेकिन जो ग्लूकोमीटर है वो नहीं बताती कि अच्छा ये हाइपोग्लाइसीमिया है, आपकी शुगर लो है, वो बताती है कि आपकी शुगर ठीक है। जी, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि ये बड़ी मेरी कॉमन प्रैक्टिस में देखा गया है कि हम पेशेंट को ट्रीटमेंट शुरू कराते हैं। फॉर एग्जांपल, हम पेशेंट को एक शुगर लेवल उसका बहुत हाई था, अगर उसके A1C 13-14 है और शुगर उसकी 300-350 रहती है, तो उसको ट्रीटमेंट शुरू कराते हैं। तो उसमें उनका जो लेवल है वो बड़ी तेज़ी से ठीक हो जाता है। फॉर एग्जांपल, एक पेशेंट का जो नॉर्मल लेवल है, नॉर्मल तो नहीं है, और उसके लिए जो नॉर्मल लेवल था वो 300-350 चल रहा है, तो उसका ट्रीटमेंट के बाद फौरी तौर पे उसका जो लेवल है 150-120 पे आता है, तो उसको सारे सिम्टम्स हाइपो के शुरू हो जाते हैं। और आपको आधी रात के वक्त वो आपको कॉल करता है कि डॉक्टर साहब मेरी तो शुगर लो हो गई है। जब उससे पूछा जाता है तो वो हमें पता चलता है कि शुगर में क्या है कि मेरी 120 शुगर है, तो मुझे लगा ऐसा है कि मेरी शुगर काफ़ी लो होगी, तो मैंने तो काफ़ी मीठा खा लिया। तो खैर, इसमें इसको हम सूडो हाइपो भी कहते हैं। सूडो हाइपो, सूडो मीन फॉल्स, यानी दरअसल जो नहीं है, हाइपो नहीं है, लेकिन आपका जो बॉडी है
इस नई रीडिंग को, इस नए एटमॉस्फेयर को, इस नए लेवल को आपको हाइपो के तौर पे पा रहा है। ये बाई नहीं इसी तरह की जैसे आप एडिक्शन का ट्रीटमेंट, आप एडिक्शन का पेशेंट को आप एडिक्शन का ट्रीटमेंट शुरू करते हैं तो उसकी जो नशा आवर दवा जो ले रहा होता है, नशा ले रहा उसको छुड़ाते हैं, विड्रॉल होता है। तो जैसे विड्रॉल के सिम्टम होते हैं तो ये जो हाई शुगर लेवल का, ये विड्रॉल मैं कहता हूँ कि हाई शुगर लेवल का विड्रॉल हो रहा होता है। जब विड्रॉल हो रहा होता है तो उसके वही सिम्टम होते हैं, तो वो उसी की तरफ उसको क्रेविंग होती है। जब उसको उसका ये नशा पूरा किया जाए वो ठीक होता है, मजा है, हालांकि ये इलाज नहीं। तो ये एक इसकी एक्सप्लेनेशन है। इसको हम रिलेटिव हाइपोग्लाइसीमिया भी कहते हैं और इसको सूडो हाइपोग्लाइसीमिया भी कहते हैं। तो हम एक थोड़ी सी स्ट्रेटजी इसमें हम ये करते हैं कि हम शुगर लेवल को बड़े स्लोली नीचे लाते हैं, स्टेप बाय स्टेप। मतलब अगर आपको पता है कि ये पेशेंट जिसको इंसुलिन हम शुरू करने जा रहे हैं या अद्वियात शुरू करने जा रहे हैं, तो थोड़ी मिकदार से हम इसको जो फिक राइट में इस्तेमाल करते हैं, गो लो गो स्लो, यानी हम थोड़ी सी शुरू करें और स्लोली चलते जाएं और अब टाइट्रेट करें। यानी कि आज मैंने आज पेशेंट को अगर मैंने 10 यूनिट बेसल इंसुलिन के शुरू किए हैं तो 2 साल बाद आए वो 10 ही लेता जा रहा है। मतलब इस पेशेंट को टाइट्रेशन की जरूरत है। इसको स्लोली हम नीचे लेते हैं तो उसके अंदर ये सिम्टम काफ़ी फिर इसको अवॉइड किया जा सकता है। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि ये जो घर में लोग ग्लूकोमीटर से चेक करते हैं और लैब से जाके चेक करते हैं वेन से, तो इसमें भी कोई डिफरेंस आ जाता है? जी, इसमें डिफरेंस होता है, डेफिनेटली होता है। इसको अगर हम देखेंगे जो वेन से चेक करते हैं वो वेनस ब्लड होता है, यानी वो ब्लड है जो पूरी सर्कुलेशन से होके आपके वेन के अंदर आया है, जिसमें आपके टिश्यू से होके वापस दिल की तरफ जा रहा था सफाई होगी, तो उसका जो लेवल है वो रिलेटिवली कुछ थोड़ा सा होगा। जो फिंगर प्रिक से हम लेते हैं तो ये फ्रेश ब्लड होता है, कैपिलरी ब्लड है। इसके अंदर क्योंकि ऑक्सीजन कंसंट्रेशन भी और होती है, इसके लेवल्स और कंप्लीट, इसमें डिफरेंस हो सकता है। तो इसमें हम लेकिन नॉर्मली हम ये कहते हैं कि लैब के और आपके ग्लूकोमीटर में ±10 आप डिफरेंस हो सकता है, या 10% रीडिंग हाई आ सकती है फिर इसमें कैपिलरी ब्लड के अंदर कंपेयर टू द वीनस ब्लड। तो ये हम करेक्शन की जा सकती है, लेकिन बाज़ औक़ात लोग इसको इस डिफरेंस को बड़ा समझते हैं, वो ग्लूकोमीटर से शुगर टेस्ट करना ही बंद कर देते हैं, वो लैब पे रिलाई करते हैं और हर वक्त लैब की तरफ दौड़े रहते हैं। लेकिन ग्लूकोमीटर कम से कम आपको एक आइडिया तो दे देता है कि आपका लेवल हाई की तरफ ट्रेंड क्या है, लो की तरफ ट्रेंड है, या क्या उस वक्त क्या लेवल है। तो हमें बेसिकली उसी पर रिलाई करना चाहिए। तो अल्टीमेटली अगर आपको डाउट हो, आप इसको एक और तरीका है जिससे आप इसको टैकल कर सकते हैं। मैं आपके पेशेंट्स को बताता हूँ कि अगर आपको डाउट है कि मेरा ग्लूकोमीटर कुछ और बता रहा है और मेरी जो लैब में कुछ और बता रहा है, तो आप एक ग्लूकोमीटर को आप लैब में ले जाएं, अपना कैपिलरी ब्लड चेक करें यहाँ से फिंगर से, और साथ में वेनस ब्लड दे दें, तो दोनों में डिफरेंस आप देख सकते हैं। तो इन फ्यूचर रीडिंग्स में आप उसको प्लस माइनस किया जा सकता है, तो इसको हम कहते हैं कि आप सेल्फ कैलिब्रेट कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, मेरा एक क्वेश्चन है आपसे कि जैसे डायबिटिक पेशेंट्स हमने अक्सर ऐसे देखे हैं जिनको साथ ब्लड प्रेशर का भी मसला होता है, क्या ये हर डायबिटिक पेशेंट को बीपी का इशू होगा या कुछ ऐसे डायबिटिक पेशेंट्स भी हैं जिनको ब्लड प्रेशर का मसला ना हो? देखिए, जब हम बात करते हैं कि ये जैसे बात पहले हमने की कि जो डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज, लिपिड्स, यूरिक एसिड, ओबेसिटी, ये सारे एक ही फैमिली के मेंबर्स हैं। तो इन सब मेंबर्स के अंदर बड़ा प्यार मोहब्बत होता है। अगर डायबिटीज है तो ब्लड प्रेशर का मर्ज होने का बहुत खतरा होता है, और अगर ब्लड प्रेशर है तो डायबिटीज होने का खतरा होता है। तो ये लाजमी मलजूम है। तो हमें इससे एक बात पता चलती है कि शायद अंडरलाइन एक जो मैकेनिज्म इन बीमारियों की रूट कॉज है तकरीबन एक ही बनती है, जो सारे सिस्टम को अफेक्ट करती है और एक ही तरह के आपको नतीजे मिल जाते हैं। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, सवाल एक है लेकिन उसके 2 हिस्से हैं। जैसे अगर किसी का ब्लड प्रेशर हाई होता है, ठीक है, और उसके पास अभी टैबलेट्स भी नहीं पड़ी हुई, तो वो फौरी तौर पे कैसे अपने ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करे, किस तरह से वो कम होगा? और इसी तरह अगर किसी का ब्लड प्रेशर लो होता है, एकदम से लो हो जाए, तो वो किस तरह से नॉर्मल उसके ऊपर लेकर आएगा? जो हमारे पास सबसे जो होता है ना कि अगर आपका क्विकली राइज कर गया ब्लड प्रेशर, बेसिकली उसमें बहुत सारी वजूहात होती है। पेशेंट ने अपनी दवाई को मिस किया होता है, कुछ खुराक के अंदर कुछ डिस्क्रिपेंसी हो सकती है, लेकिन बाज़ औक़ात मोस्टली जो मैंने अपनी प्रैक्टिस में देखा है कि लोग स्ट्रेस का शिकार होते हैं, और बाज़ औक़ात इसको हम कहते हैं वाइट कोट हाइपरटेंशन होता है कि डॉक्टर के पास जाते हैं और आपके जी मेरा बीपी चेक करें,
तो जब ब्लड प्रेशर चेक करते हैं तो उसमें जब रीडिंग बहुत हाई आती है तो सबसे पहले ब्लड प्रेशर चेक किया जाता है। हालांकि ब्लड प्रेशर करने के कुछ असूल हैं, कुछ ज़वाबित हैं कि ब्लड प्रेशर उस वक्त चेक किया जाए जब पेशेंट रिलैक्स हो, नॉर्मल हो, और अगर बैठा के उसका ब्लड प्रेशर चेक करें तो उसकी जो बैक है वो सीट के साथ लगी हुई हो, और उसको चाय या कॉफ़ी या सिगरेट पिए कुछ अर्सा गुजर चुका हो। ये नहीं कि सिगरेट पी के आ रहा है या चाय कॉफ़ी पी है, जिस दिल की धड़कन भी तेज़ होती है, या हाँपता हुआ मौसम में आ रहा हुआ और आप आते उसका ब्लड प्रेशर चेक करें वो हाई रीडिंग देगा, तो उसको पॉज, तो सबसे पहले उसको रिलैक्स किया जाए और ये स्टेब्लिश किया जाए क्या इसको कोई ब्लड प्रेशर किसी अपनी बीमारी की वजह से है या किसी और वजह से। कुछ लोग होते हैं एंग्जाइटी उनको होती है, स्ट्रेस होता है, जब पूछते हैं तो अगर थोड़ा सा उनको रिलैक्स कर दिया जाए काउंसलिंग के जरिए, आप दूसरे ट्रैंक्विलाइजर दिए जा सकते हैं, उससे हो जाए। फिर भी अगर आपका हाई रहता है तो फिर ऑब्वियसली आप उसको ट्रीटमेंट के अंदर कुछ तब्दीली करते हैं, उसकी डाइट के अंदर मैनिपुलेट करते हैं, उसको कहते हैं ऐसी डाइट का इंतखाब करिए जिसके अंदर नमक कम हो, और ऐसी डाइट, क्योंकि नमक हम लोग जो पाकिस्तानी पॉपुलेशन है साल्ट सेंसिटिव है, यानी हमारा नमक की मिकदार ज़्यादा करते हैं तो हमारा ब्लड प्रेशर राइज करता है। जो ही इस नमक की मिकदार कंट्रोल करते हैं हमारा ब्लड प्रेशर नॉर्मल की तरफ आना शुरू होता है। और डॉक्टर साहब अगर लो हो जाए तो हाई कैसे कर दें? लो जो है ना ये एक बड़ी एंट्री है, जो खास तौर पर जो खवातीन है वो कहती है जी मेरा ब्लड प्रेशर लो हो गया। देखिए लो ब्लड प्रेशर इससेल्फ अगर आप उसको देखें वो जिसको लो, और इसमें थोड़ी सी मैं बता दूं कि जो हमारे डिजिटल ऑपरेटर्स आ गए हुए हैं ब्लड प्रेशर चेक करने के लिए, उसमें आपने देखा ये किसी क्लिनिक में आपको नज़र नहीं आएंगे। इस पर रिलाई करना बहुत गैर मुनासिब है कि आप इसको इसी पे रिलाई करें। लो ब्लड प्रेशर इस 2-3 वजूहात से, खुदा ना खास्ता हार्ट फेलियर हो गया, हार्ट पूरी तरह काम नहीं करा, लो ब्लड प्रेशर हो गया, वॉल्यूम लॉस हो गया, यानी इतना पसीना है, इतना आपका वाटर लॉस हुआ, आपका ब्लड प्रेशर लो हो सकता है। इनमें से अगर कोई चीज़ नहीं है तो फिर जब ओवर ट्रीटमेंट बाज़ किसी चीज़ का उससे भी हो सकता है। लेकिन अक्सर जो लोग होते हैं, लोग कहते हैं जी मेरा 2 चीज़ें कहते हैं, मेरा सर दर्द हो रहा है, मेरा सर घुमा जा रहा है, मेरे चक्कर आ रहे हैं, मेरा लो हो गया ब्लड प्रेशर। तो आमतौर पे जो खवातीन में ये होती है, यंग लड़कियों में होता है, वो यंग फीमेल्स होती हैं, वो डाइटिंग के चक्कर में अपना नाश्ता उन्होंने छोड़ा हुआ होता है, नाश्ता वो करती नहीं, डाइट उनकी प्रॉपर होती नहीं, वाटर इनटेक होता नहीं है, तो उसकी वजह से ये थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस करते हैं। लेकिन टू लो ब्लड प्रेशर इटसेल्फ एक डिजीज़ है कि उसकी हमें देखनी पड़ेगी वजूहात क्या है। लेकिन ये जो हम आम फैम जो लोग ले रहे थे इसमें मेरे ख्याल से रिलाई नहीं करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, डॉक्टर इम्तियाज़, इट वाज ग्रेट टॉकिंग टू यू। और ईद के मौके पे रीकैप करने के लिए जस्ट अ फाइनल वर्ड फॉर एवरीबडी, एंड इफ़ यू वांट टू से ईद मुबारक टू ऑल योर पेशेंट्स। सब नाजरीन को जो हमारा साथ देते हैं उनको ईद उल अज़हा की खुशियाँ मुबारक हों। इस मुबारक दिन में आप जो हमने सारा सबक सीखा है तवाज़ुन का, वो उसको इत्दाल का दामन जो है वो हाथ से न छोड़ें, गोश्त ज़रूर खाएं लेकिन इत्दाल के साथ। इत्दाल दूसरा है कि इसमें ओवर ईटिंग ना करें और एक ही दिन में तकरीबन सब गोश्त ख़त्म करने की कोशिश करें। थैंक यू सो मच डॉक्टर इम्तियाज़, बहुत शुक्रिया मिस सिक्रा, आपको भी ईद मुबारक हो। डॉक्टर इम्तियाज़ हसन आपको और आपकी फैमिली को भी ईद मुबारक हो। इसके साथ ही डॉक्टर इजाज़ कुरैशी को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।